मैं बस कैजुअली एक ऑनलाइन मार्केट ब्राउज कर रहा था जब मैंने बहुत ही अजीब देखा। मैंने देखा कि यहाँ पर एक सेल के लिए फ्रीज था। यहाँ एक साधारण फ्रीज था जिसमें बड़े फ्रीज के दरवाजे के ऊपर फ्रीजर के लिए एक छोटा दरवाज़ा भी था। यह हल्के ग्रे कलर का था, लेकिन यह धूल और जमी हुई मैल से ढका हुआ था। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया था वह थी इसकी कीमत। यह मुफ्त में मिल रही थी। मैं हैरान था, एक हाफ डिसेंट फ्रिज, वो भी मुफ्त में। वर्षों के इस्तेमाल के बाद मेरा पुराना वाला फ्रिज टूट गया था और मैं एक नए के लिए यहाँ ऑनलाइन मार्केट में था। मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो आदमी इसे बेच रहा था वह पास में ही रहता था और हमने एक मीटअप अरेंज की। मैंने इस आदमी के बारे में चेक किया जो कि कुछ अजीब था। वह बहुत ज़्यादा बेकरार लग रहा था इस फ्रिज को मुझे सेल करने के लिए। मुझे इसे लेने में थोड़ा अजीब लग रहा था, तभी मैंने इसे खरीदने का चांस लिया। सेलर ने कहा कि उसे अपना शहर छोड़ना होगा मुलाकात करने के लिए और वह इसे मुझे दे देगा। घर की घंटी बजी। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा को खोला और मैंने देखा कि वहाँ पर फ्रीज रखा हुआ था और मैंने देखा कि वहाँ पर उस फ्रीज के अलावा और कोई नहीं था। फ्रीज बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे मैंने ऑनलाइन मार्केट में ब्राउजिंग करते समय देखा था। सिर्फ एक अंतर को छोड़कर फ्रीज के दरवाजे का हैंडल नहीं था। मैंने इसे खोलने की कोशिश की लेकिन यह हिला तक नहीं। मुझे लगता है कि मुझे मुफ्त में परफेक्ट फंक्शन वाली फ्रिज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे इस दरवाजे की मरम्मत करवानी पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए फ्रिज को इसी तरह काम करना होगा। मैंने इसे अंदर खींच लिया और दरवाजे की तरफ रख दिया। मैंने फ्रिज का मेन दरवाज़ा खोला। इसे काफ़ी सामान्य तरीके से रखा गया था। मैंने अपने पुराने फ्रिज से जो खाना निकाला था उसमें डाल दिया। जहाँ तक फ्रीज़र की बात है तो मुझे इसे ठीक करने के लिए एक रिपेयर मैन को लाना होगा। हालांकि यह ठीक था, मैं छोटे वाले दरवाजे के बिना भी काम चला सकता था। अगली सुबह मैं नाश्ता बना रहा था जब मैंने कुछ सूंघा। यह बहुत हल्की गंध थी। मैंने इसे थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह गंध और तेज होती गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद घर में कोई चूहा मर गया होगा, लेकिन मेरे अपार्टमेंट में इस तरह की किसी भी चीज़ से कभी कोई समस्या नहीं हुई। जब मैं फ्रिज की तरफ आगे बढ़ा तो मैं रुक गया। गंध बहुत तेज होने लगी थी। शायद कुछ खाना सड़ा हुआ था। मैंने अपना सारा खाना चेक किया, तभी मैंने रियलाइज किया कि यह गंध कहाँ से आ रहा था, और वो था फ्रीज़र। मैं उस ऑनलाइन मार्केट पर वापस चला गया। मुझे सेलर से बात करनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे उसका अकाउंट नहीं मिला। मैंने हम लोगों की कॉन्वर्सेशन की जांच की, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। यह ऐसा था जैसे वह वहाँ कभी था ही नहीं। तभी मैंने फैसला किया कि रिपेयर करने वालों को बुलाने का समय आ गया है। रिपेयर करने वाला दोपहर को मेरे घर आया। वह लगभग मिडिल एज का एक गंदी ब्लू यूनिफॉर्म पहने हुआ था। उसका नाम हेनरी था। उसने पूछा, सर, अटका हुआ फ्रिज कहाँ है? मैंने उसे इसके लिए निर्देश किया। उसने अपना मुंह थोड़ा सिकुड़ा लिया। सर, यह कैसा गंध है? मुझे नहीं पता। मैंने स्वीकार किया कि यह गंध शायद फ्रीज़र से ही आ रही होगी। हेनरी ने कहा, उसने उस फ्रीज़र को खोलने की कोशिश की। हेनरी ने कहा, आप सही कह रहे थे सर, यह अटक चुका है। मेरी कार में कुछ टूल्स है। वह एक टूल बॉक्स लेकर वापस आया। मैं पहले इसे क्रोबार से खोलने की कोशिश करूंगा। अगर यह काम नहीं करता है तो फिर इस ब्लो टॉर्च से खोलने की कोशिश करूंगा। दुर्गंध अब तो और भी तेज हो गई थी। उसने फ्रीज के एक छोर को दरवाजों के बीच की जगह में दबा दिया और धक्का देना शुरू कर दिया। उसने कहा,
आमतौर पर फ्रीज के दरवाजे इतनी बुरी तरह से नहीं अटकती है। हेनरी ने कहा कि मुझे लगता है कि इसे किसी ने जानबूझकर इसे सील कर दिया है। अब मुझे ब्लो टॉर्च का उपयोग करना होगा। मैं घबरा कर देखता रहा। वह धीरे से ब्लो टॉर्च बाहर निकाला और धीरे धीरे उस मेटल के दरवाजे को काट दिया। इस गंध ने तो मेरी नाक में दम कर रखी थी। यह काटने का प्रोसेस काफी धीमी थी और मैंने गंध से बचने के लिए अपने मुंह से सांस लेने की कोशिश की। हेनरी ने बोला, अगर वहां कुछ सड़ा हुआ है तो फ्रीजर को तोड़ना पड़ेगा। उसने पूछा कि सर आपको यह फ्रीजर कहाँ से मिला? मैंने कहा कि मुझे यह ऑनलाइन मिला था, कोई इसे मुफ्त में दे रहा था। मैंने जवाब दिया। हेनरी ने कहा, मुझे लगता है कि आपको एक मुफ्त फ्रिज के खराब होने की उम्मीद करनी चाहिए थी। कुछ मिनट और बीत गए। हेनरी रुक गया और हैरान होकर खड़ा हो गया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है। उसने बस एक छोटा सा हिस्सा ही काटा था। हम सब बस थक गए थे। तभी फ्रीजर का दरवाजा खुल गया। हमने अंदर देखा। यहाँ एक सुरंग थी। यह इतना लंबा था कि मैं इसके अंत नहीं देख पा रहा था कि इसका अंत कहाँ तक है, और यह देखते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसकी छत से कुछ अजीब तरल टपक रहा था और फर्श पर जमा हो गया था। हेनरी ने एक टॉर्च निकालकर और सुरंग की तरफ टॉर्च को किया। पहले कुछ मीटर तक यहाँ नॉर्मल स्टील था, लेकिन इससे आगे यह एक नरम लाल झरझर पदार्थ में बदलना शुरू हो गया और गंध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। हेनरी बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसने एक बार फिर से पूछा कि सर आपने यह कहाँ से खरीदा था? मैं जवाब देने ही वाला था कि सुरंग से एक लंबी लाल जीभ निकली और उसका चेहरा पकड़ लिया। उसने उसे वापस फ्रीजर में खींचना शुरू कर दिया। फ्रीजर इतना छोटा था कि कोई इंसान उसमें फिट नहीं हो सकता था। और तभी मैंने हड्डियों की टूटने की आवाज सुनी और उस लाल जीभ ने हेनरी को अपने अंदर खींच लिया। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया। यह घटना 2 हफ्ते पहले हुआ था। जब से मैंने उस चीज को दूर रखने की कोशिश की है, मेरी जिंदगी बस से बदतर होती गई है। मैंने फ्रीज को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि इसका वजन 1 मिलियन पाउंड हो गया हो। यह फ्रीज 1 इंच भी नहीं हिला। मैंने फ्रीजर को सील करने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं किया। केवल एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ, वह यह है कि इस फ्रिज के पास कुछ ऐसा रख दूं ताकि मुझे छोड़कर वह इसे खाए। बस यह एक ही प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ कुछ ही खाने को एक्सेप्ट करता है। अब मैं वहीं हूँ कब्रिस्तान में रात के 2 बजे फावड़ा और टॉर्च के साथ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। आधी रात, घड़ी में 12 बज रहे थे। मैं अपनी बेड पर थी और इधर उधर करवट बदल रही थी ताकि मुझे नींद आ जाए। तभी अचानक आसमान से एक पीली तेज रोशनी की किरण तलवार की तरह जमीन पर गिर पड़ी। मैंने सोचा कि ये शायद यूएफओ होगा। मैं तुरंत बिस्तर से उठी और बाहर भागी। गीली घास के ऊपर दौड़ते हुए मैं प्रकाश की ओर बढ़ी। मैंने देखा कि ये यूएफओ नहीं था। मुझे उसकी जगह कोई मिला, पंखों वाला कोई। वह सुंदर था, सबसे कोमल नीली आंखों वाला। मैंने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने उसके सुनहरे बालों को गुदगुदाई। उसके पंख चांदनी रात में झिलमिला रहे थे, जैसे कोई सफ़ेद और रेशमी जैसे कबूतर के पंख हो। वह दर्द से कर्राह भी रहा था। जब वो नीचे गिरा था तब उसका गला कट गया था और खून बह रहा था। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ क्या करना है, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ अपने घर ले गई। जिस लकड़ी के शेड में मेरे पिता ने औजार रखे थे वह मैला था, लेकिन उसके लिए एक अच्छी जगह थी।
क्योंकि वहाँ थोड़ा अंधेरा भी था। मैंने उसे वहाँ पर खड़ा कर दिया। वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने उसके लिए खाना पानी जो कुछ उसके लिए कर सकती थी सब कुछ किया। उसने ग्लास से पानी पिया और वह धीरे धीरे बड़ा और ताकतवर होने लगा और वो और भी ज़्यादा चमकने लगा था। जल्द ही वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। वह सूर्य के जैसे तेज चमक रहा था। तभी उसने मुझे थैंक यू कहा और वह खुशी से उछल पड़ा। वह बोला कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकता हूँ, बताओ मुझे। मैंने थोड़ा सोचा उसके बारे में। यहाँ एक एंजल था जो मेरे सामने था और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार था। तब मैंने जवाब दिया कि क्या तुम मेरी माँ को वापस ला सकते हो। जैसे ही मैंने अपनी माँ के बारे में बोली, मेरी आंखों से आंसू आ गए। जब मैं सिर्फ 10 साल की थी तब उनकी मृत्यु हो गई थी। जवाब देने से पहले एंजल ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। तभी एंजल ने बोला, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें यही चाहिए या कुछ और भी चाहिए? तो ठीक है, समझो कि तुम्हारा विश पूरा हुआ। एंजल ने अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई और तेज पीली रोशनी की एक चमक छत से नीचे आई। हो गया, आज आधी रात को तुम अपनी माँ से मिलोगी। मैं अपनी आंसू नहीं रोक पाई। सभी प्रकार के भावनाओं ने मुझे अंदर से तोड़ दिया और मैं रोने लगी। रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मैंने आंसू बहाते हुए उसे जवाब दिया। तभी एंजल ने मुझे जवाब दिया कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम्हारी मदद के बिना मैं मर ही जाता। याद रखना, अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, बस अपने दिमाग में मेरे बारे में सोचना और मैं बस तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। वी आर लिंक्ड नाउ। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब दे पाती, एंजल लाइट की पीली चमक में चला गया। आधी रात होते ही सामने के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने इसका जवाब दिया तो मेरी माँ वहाँ खड़ी थी। वह सुनहरे बालों वाली एक कंकाल थी। कीड़े उसके आँखों के खाली सॉकेट में फुदक रहे थे। तभी उसने कहा, हेलो बेबी। मैंने जैसे ही उसे देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डर कर दरवाज़ा बंद कर दिया और सीधे अपने बेडरूम की ओर भागी। मैंने सोचा कि उस एंजल ने उसे बुलाया है, जैसे कि उसने मुझसे वादा किया था। मैंने तुरंत एंजल को याद करी और वो तुरंत हाजिर हो गया। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तभी मैंने कहा कि यह वह नहीं है जो मैं चाहती थी, ये तो एक ज़ॉम्बी है। मैंने सोचा था कि एंजल तो दयालु होते हैं। मैंने गुस्से में उसे जवाब दिया। तभी एंजल ने कहा, तुम्हें किसने कहा था कि मैं एक एंजल हूँ? और ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से साइकाइट्रिस्ट हूँ। मानसिक समस्याओं से पीड़ित रोगियों के साथ काम करना कभी आसान नहीं होता है, क्योंकि इस दुनिया में अधिकांश लोग अभी भी मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ की तरह गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसीलिए उनमें से अधिकांश मानसिक समस्याओं से पीड़ित लोगों को घिनौना समझते हैं, जो घृणित है। साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट का पहला नियम पेशेंट के साथ बहुत शांत और धैर्य से पेश आना है। एक गलत शब्द या सलाह पेशेंट की जिंदगी तबाह कर सकती है। दुर्भाग्य से मैंने यह लेसन कठिन तरीके से सीखा। यह मेरे करियर के शुरुआती दिनों में हुआ था। मैं ओलिवर नाम के एक पेशेंट को डायग्नोस कर रही थी। वह मूल रूप से यूएसए के एक रोड आइलैंड का रहने वाला था, लेकिन कुछ अननोन रीजंस की वजह से वह न्यू जर्सी में शिफ्ट हो गया। मुझे उनसे उनके जीवन के बारे में बहुत सी अजीबोगरीब बातें पता चली, लेकिन उन्होंने मुझे यह कभी नहीं बताया कि वह न्यू जर्सी क्यों आया है। एनीवेज, मेरी उसके साथ सप्ताह में 2 बार मुलाकातें होती थीं। वह उन पेशेंट्स में से एक था जिन्हें एक्स्ट्रा केयर और अनडिवाइडेड अटेंशन देने की आवश्यकता थी। आमतौर पर उसके साथ अपॉइंटमेंट काफ़ी लंबी चलती थी। वो मेरे चेम्बर में आता था और अपने कंधों को झुकाकर बड़े सोफे पर बैठ जाता था। उसकी निगाहें कमरे के चारों ओर घूम रही थी, जैसे कि वह कुछ खोज रहा हो। उसके चेहरे पर हमेशा एक डरा सहमा सा भाव रहता था। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद वो सिजोफ्रेनिया बीमारी से पीड़ित है। कम से कम उसके शब्दों और हाव भाव ने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन समय के साथ मुझे उसके बारे में कुछ बेहद परेशान करने वाली बातें पता चलने लगी। एक दिन बरसात की दोपहर में मैं अपने चेम्बर में ओलिवर के आने का इंतजार कर रही थी। वह उस दिन लेट हो गया था, जो बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह अपने हर अपॉइंटमेंट पर
जल्दी आ जाता था। मेरी सेक्रेटरी सोफिया यह कहते हुए आई, वह यहाँ है मैम, क्या मुझे ओलिवर को अंदर भेजना चाहिए? हाँ हाँ, मुझे अपने रिसर्च के लिए जल्दी घर जाना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अपॉइंटमेंट नाउ। कुछ सेकेंड्स के बाद ओलिवर अंदर आया और उसी स्थान पर बैठ गया, लेकिन इस बार मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी। वह एक छोटी बच्ची की तरह मुस्कुरा रहा था। आज कोई खुश लग रहा है, बड़ी खबर क्या है ओलिवर? मैं कल रात एक लड़की से मिला, यह सुनकर अच्छा लगा। तो क्या तुम्हें यह लड़की पसंद है? हाँ, मैंने उसका पीछा किया। डॉक्टर बोली, क्या तुम उसे कहाँ मिले थे? मेरे सपनों में। कहने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा चिंतित थी, और जब उसने मुझे बताया कि उसने पहले तो एक लड़की का पीछा किया था, यह सुनकर कि यह सिर्फ एक सपना था, निश्चित रूप से मुझे कुछ राहत मिली। ठीक है, वह कैसी लग रही थी? ओह, मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। मैं एक समुद्र तट पर था। जब मैंने कदमों की आहट सुनी, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि यह लड़की कुछ दूरी पर खड़ी है। वह अपनी पीठ मेरी ओर कर रखी थी, लेकिन उसके इतने खूबसूरत लंबे बाल थे, उसके बाल हवा में तैर रहे थे। क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश की? हाँ, मैंने कहा मुझे देखो, लेकिन वह दौड़ने लगी, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। वह धीरे धीरे दौड़ रही थी, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। मैं फिर भी नहीं रुका, मैं दौड़ा और भागा, और अचानक जब मैंने चारों ओर देखा तो मुझे आग दिखाई दी। आग? कहाँ पर? उस समुद्र तट पर? नहीं, बस आग मेरे चारों तरफ, केवल आग और कुछ नहीं। मैंने चीखने की कोशिश की, क्योंकि आग मुझे जिंदा जलाने के लिए मेरे करीब आ रही थी। तभी मैं जाग गया। आई सी, क्या तुमने पहले कभी इस लड़की का सपना देखा था? नहीं, मैंने इतनी आग पहले कभी नहीं देखा। ठीक है ओलिवर, यह केवल एक सपना था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सपने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। तुम्हारी अच्छी नींद आने के लिए मैं तुम्हारे लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखती हूँ। मैंने उससे थोड़ी और बातें की और उसे कुछ दवाएं दी। मैंने उससे कहा कि लोगों के साथ मेल जोल करना उसके लिए अच्छा रहेगा। मुझे नहीं पता कि उसने मेरी सलाह को कितनी गंभीरता से लिया, लेकिन ओलिवर का विचित्र सपना यही नहीं रुका। अगले हफ्ते ओलिवर फिर से मुझसे मिलने आया। सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे? मैंने उस लड़की को फिर से देखा, लेकिन इस बार मुझे सपना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं उसे नहीं देखना चाहता। मुझे उसकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ। सपने में इस लड़की को लेकर ओलिवर बहुत उत्साही था। फिर अचानक क्या हो गया? मैंने उससे पूछा, क्या तुमने उससे लड़ाई की ओलिवर? ओलिवर ने छत की ओर देखा और कुछ देर देखता रहा, फिर कहा, मैं इस बार उसे पकड़ने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, मैंने पूरी रफ्तार से उसका पीछा किया। उसे शायद एहसास हो गया कि मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। मैंने उसके बालों को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन ठीक उसी समय उसने मेरी कलाई को एक बड़े तेज चाकू से काट दिया। यह ऐसा है जैसे वह नहीं चाहती थी कि मैं उसके करीब जाऊं। ओलिवर, यह सब एक सपना है। क्या रियल लाइफ में कोई है जिसे तुम देखना चाहते हो या उसके करीब जाना चाहते हो? यह सिर्फ एक सपना नहीं था। मेरी कलाई को देखो। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, ओलिवर ने अपनी स्लीव ऊपर खींची और मुझे अपना हाथ दिखाया। उसकी कलाई पर गहरा घाव था, जैसे किसी ने उसे धारदार चाकू से मारा हो। लेकिन कई मामलों में ऐसे मरीजों को जानती थी जो हिंसक हो जाते हैं और खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ओलिवर ने शायद खुद को चोट पहुंचाई होगी और अब इसका दोष अपने सपने पर लगा रहा है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह भ्रमित हो रहा था और हिंसा के शुरुआती लक्षण दिखना शुरू हो रहा था। मुझे लगता है कि हमें आपको एक अच्छे मानसिक संस्था में ले जाने की जरूरत है, ताकि लोग आपकी देखभाल कर सके। ओलिवर, मैं तुम्हें अब अकेले रहने की सलाह नहीं देती। मानसिक संस्था? ओह, तुम्हारा मतलब पागल खाना है? क्या आपको लगता है कि मैं एक पागल साइको हूँ? क्या आपको लगता है कि मैंने यह कट अपने हाथ पर बनाया है? वह अचानक से भड़क गया और मुझ पर चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर मेरी सेक्रेटरी दौड़ते हुए आई। उसने सिक्योरिटी को बुलाई और उन्होंने ओलिवर को बाहर निकाला। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन ओलिवर एक सिक्योरिटी वाले को मारकर भाग गया। मैंने उनके घर के नंबर पर कॉल की, लेकिन जाहिर तौर पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने यह सोचकर 1 घंटे और इंतज़ार किया। वह चैम्बर में वापस आ सकता था, लेकिन वह नहीं आया। फाइनली मैं लगभग 9 बजे अपने चैम्बर से निकली और घर चली गई। हमारी पार्किंग के 2 लेवल से, पहला बेसमेंट और दूसरा बेसमेंट। मैं पहले बेसमेंट में घूमी और देखी कि यह पहले से भी भरा हुआ था, इसलिए मैं दूसरे बेसमेंट में चली गई
और आखिरकार मुझे अपनी कार पार्क करने के लिए एक जगह मिल गई। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की और लिफ्ट की और चलने लगी, एक आदमी मेरे सामने अंधेरे कोने से आया। ओलिवर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो ना? तुम्हें इस तरह भागना नहीं चाहिए था। मैं जानता हूँ डॉक्टर, पर आपने मुझे पागल क्यों कहा? मैंने तुम्हें कभी पागल नहीं कहा ओलिवर। तुम बिना किसी कारण के मुझ पर गुस्सा हो गए। जैसे ही मैंने बात की, मैंने ओलिवर को एक तरफ से दूसरी तरफ घूमते हुए देखा, जो कि बहुत अजीब एक्सप्रेशंस कर रहा था। वह मुझे गुस्से से भरी निगाहों से देख रहा था। अचानक मैंने देखा कि वह अपने हाथ में कुछ चमकीला चीज़ छिपा रहा था, लेकिन मुझे लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। तुम सब मुझे पागल समझते हो और इसीलिए मैं अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आया हूँ, यह सोचकर कि कोई मुझे यहाँ समझ सकता है। लेकिन आप सब एक जैसे हो, बिल्कुल वही। नहीं ओलिवर, तुम पागल नहीं हो। तुम्हें बस थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, बस। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मुझे पता है कि अगर मैं आज रात उसे फिर से देखूं तो उसका फिर से पीछा करूंगा और इस बार वह मेरे सपने में छुरा घोंप सकती है। अगर वो करती है तो मैं रियल लाइफ में भी मर जाऊंगा, जैसे उसने कल रात मेरी कलाई काटी थी। लेकिन मैं उससे ज़्यादा चालाक हूँ। मैं उसे अपनी नींद में मुझे मारने नहीं दूंगा। फिर ओलिवर ने एक आखिरी बार मेरी तरफ देखा और कर्राते हुए स्वर में कहा, मेरी माँ सही कह रही थी। मैं एक बुरा बीज हूँ जिससे उसने मुझे जन्म दिया। मैं बीमार था डॉक्टर। ओलिवर, नहीं नहीं ओलिवर, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेट मी हेल्प यू प्लीज़। मैं ओलिवर से उस चाकू को मुझे सौंपने की भीख मांगने लगी, लेकिन वह धीरे धीरे चलने लगा। वह रुका और बोला, गुड बाय डॉक्टर, और अपने ही हाथों से अपना गला रेत दिया। उसके गले से खून निकलने लगा। उसने अपना गला पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गया। उसे जोर से खांसी आ रही थी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, हेल्प, समवन हेल्प हिम। मैंने सिक्योरिटी को फ़ोन किया। वह दौड़ कर आया, लेकिन जब तक वो आता तब तक ओलिवर की खून से लथपथ मौत हो गई थी। 911 और पैरामेडिक्स उसके बॉडी को लेने आए। पुलिस को उसके परिवार के बारे में पता चला और उसे पता चला कि ओलिवर एक अब्यूज़ घर से आता है। जब वह छोटा था तब उसकी माँ उसे पीटती थी। मुझे यकीन है कि यह उन दबे हुए बचपन के आघात थे जिन्होंने उसने अपनी जान लेने के लिए प्रेरित किया। मैं कभी नहीं भूल सकती कि कैसे उसने उस रात अपनी ही गला काट लिया और उससे पहले मुझे अलविदा भी कह दिया। मेरा नाम जॉन जे गॉडरी है। मेरी उम्र 26 साल है और मैं पहले एक लोकल कॉफ़ी शॉप में काम करता था। मैंने कहा कि पहले वाली लोकल कॉफ़ी शॉप में, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं उस जगह के करीब भी हूँ। चलो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। मैं उस दिन कैशियर के रूप में काम कर रहा था और ऑर्डर ले रहा था जब मैंने सड़क पर एक व्यक्ति को देखा। मैंने घंटों बाद तक इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था, जब हमारे पास बहुत कम काम था और मैंने देखा कि वो अभी भी वहीं था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने दूसरे कैशियर से पूछा कि क्या उसने उस व्यक्ति को भी देखा है। जैसे ही वो उनकी ओर देखने आए, वो कंफ्यूज्ड दिख रहा था। उसने पूछा कि क्या वो लोग 3 घंटे पहले से ही खड़े नहीं थे। मैंने अपना कंधा हिलाते हुए जवाब दिया और उससे कहा कि मैं उन लोगों को चेक करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर निकला, मैंने अपने कोवर्कर्स को काउंटर के पीछे इकट्ठा होते देखा। वो सारे लोग एक काला ट्रेंच कोट, गंदे स्नीकर्स की एक जोड़ी और एक बेसबॉल कैप पहन रखी थी, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो लोग सदियों से ऐसे पहनते आ रहे हो। और वो सारे लोग बिल्कुल स्टैच्यू की तरह खड़े थे। हे गाइस, आर यू ऑल गुड? तुम वहाँ घंटों से खड़े हो। मैंने उसे गली के उस पार से पुकारा। वह ना तो हिला और ना ही सुनने की कोई साइन दिखाई दी। झिझकते हुए मैं सड़क पर चला गया और इस समय मुझे पता है कि मेरे माता पिता ने मुझे सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखने के लिए क्यों कहा करते थे, क्योंकि उस समय एक कार ओवर स्पीडिंग की वजह से मुझे टक्कर मार दी। मुझे उसमें से बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे जो याद है
वह यह है कि मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। वह अजीब आदमी ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और मुझे एक भूतिया सफ़ेद चेहरा और एक ऐसे आदमी की मुस्कान दिखाई दी जिसमें कोई सहानुभूति नहीं बची थी। मुझे याद है कि मेरे आसपास मेरे कोवर्कर्स के इकट्ठा होने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उनमें से एक पुलिस को बुला रहा था और थोड़ी देर के लिए मैं अपनी आंखें खोल सका। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर खून जमा होना शुरू हो गया है और लोग मेरे आसपास खड़े हैं। लेकिन मुझे सबसे स्पष्ट रूप से याद है कि दूसरा कैशियर चारों ओर देख रहा था और मुझे बाद में इसका एहसास नहीं हुआ। लेकिन वह उस लड़के की तलाश कर रहा था, जिसका मतलब है कि वह या तो भाग गया था या गायब हो गया था। मैं बाद में सभी प्रकार के उपकरणों और मेरे शरीर से चलने वाली कई ट्यूबों से घिरे अस्पताल के कमरे में उठा। मैंने अपने आप को अच्छी तरह से देखा। मेरा दाहिना हाथ और पैर दोनों टूट गया था। मैंने अपना शरीर हिलाने की कोशिश की, लेकिन तभी ऐसा दर्द हुआ कि जैसे मेरे शरीर में करंट लग गई हो। मेरी गर्दन एक ब्रेस में थी, लेकिन मैं अभी भी मुश्किल से इसे हिला सकता था। लेकिन फिर भी इसे हिलाने में दर्द होता था, इसलिए मैंने सिर्फ अपनी आंखें घुमाई, न कि अपना सिर। मैंने आगे देखा और कुछ एक्सरेज देखे। वहाँ पर एक पैर और एक गर्दन के चित्र थे और मुझे लगता है कि आखिरी वाला एक हाथ था, लेकिन यह एक कांच की टेबल की तरह लग रहा था। मुझे लगता है कि वो मेरा ही एक्सरेज थे। मेरा पैर ठीक उसी जगह टूट गया था जहाँ वह कुल्हे से मिलता था और मेरी गर्दन नहीं टूटी थी। लेकिन जो कुछ मैं बता सकता था वह सही नहीं था। मैंने किसी नर्स या डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं कोई आवाज़ नहीं निकाल सका। यह एक अजीब एहसास होता है जब आपका दिमाग आपको कुछ करने के लिए कहता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। यह आपको भ्रम और डर की भावना देता है। चिल्ला ना पाने की इस पूरी परीक्षा के बाद मुझे याद आया कि अस्पतालों में नर्स को बुलाने के लिए एक बटन होता है। मैंने इसे महसूस करने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग किया और मुझे वहां बटन नहीं मिला। मैंने अपने राइट साइड का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। कदमों के बारे में कुछ सही नहीं लग रहा था। वो असमान या समय से बाहर लग रहे थे। मुझे ठीक से याद नहीं है कि कोई मेरे बिस्तर पर चढ़ गया और मेरे बगल में जो उपकरण लगे हुए थे उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। मैं उस समय जग रहा था, लेकिन जब वह जाने लगा तभी मुझे अपने बिस्तर के बगल में बटन मिल गया और मैंने उसे दबा दिया। तभी उसी वक्त मेरे कमरे में गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और कोई मेरे कमरे की दीवार से जा टकरा गया। मैंने बटन को उठाकर वापस मेरे बिस्तर पर रख दिया। वो दरवाजे के पास चलने लगा, लेकिन वह मेरे बेड के पैर के पास रुक गया और तभी मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे मैं सो रहा हूं, लेकिन अपनी बाईं आंख को थोड़ा सा खोलकर बाहर देखने लगा। तभी मैंने देखा कि वो नर्स थी और उसने मेरी तरफ मुंह कर रखा था। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस नर्स का कोई चेहरा ही नहीं था। मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। वह दरवाजे के पास गई और फिर हॉल में चली गई। जैसे ही वह बाहर गई, मैंने चैन की सांस लिया। फिर मुझे अपने खतरे का रियली में एहसास होने लगा और मैंने एक खामोश भरी चीख निकाली। एक हफ्ते के बाद बिना चेहरे वाले नर्सों के लिए मैं इसके प्रति असंवेदनशील हो गया और मैं नर्सों को अपने कमरे से बाहर निकलने का इंतजार करता था। उन्होंने 1 महीने के बाद मेरी गर्दन के ब्रेस को हटा दिया और मैंने अपने दरवाजे के बाहर कुछ कड़कड़ाहट सुना, जो कि एक भाषा की तरह नहीं लग रही थी। मेरे गले के ब्रेस को हटाने के कुछ देर बाद ही उन्होंने मेरे लेग कास्ट को हटा दिया। मुझे लगता है कि अस्पताल में 1 साल के बाद आखिरकार मैंने नर्सों को चिल्लाने की हिम्मत जुटाई, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि वो बुलाए जाने पर नहीं आते हैं, जब वो चाहते हैं तब आते हैं। उस पर मैंने अपने दाहिने हाथ को अपने एक बाएं हाथ से हिलाया। मैंने अपने पैरों को बिस्तर पर फेंक दिया और अपने आप को ऊपर धकेल दिया।
लेकिन तुरंत मैं जमीन पर गिर गया। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ खुद को ऊपर खींच लिया और खुद को वापस बिस्तर पर फेंक दिया। और अगले 3 महीने के लिए मैंने अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड किया। मैंने खुद को सिखाया कि कैसे फिर से चलना है। धीरे धीरे मैं दरवाजे तक जाता और फिर वापस आ जाता। एक दिन मैंने दरवाजे की कुंडी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। हर दिन मैं उस दिन नामुराद दरवाजे को खोलने की कोशिश करता था, लेकिन वह नहीं खुलता था। आखिरकार मैं दौड़ने और चलने में सक्षम था जैसे मैं पहले था। मेरे पास एक आइडिया था। एक दिन मैंने बेड को दरवाजे के पास अटकाने का फैसला किया। मैंने बेड के पैरों को पकड़कर आगे खींचा। यह आसानी से फिसल गया और जैसे ही मैंने मुड़ा, इस दरवाजे पर बड़ी तेजी से धक्का देना शुरू कर दिया। मैंने दरवाजे पर पटक दिया। मैंने उसे फिर से दीवार पर खींच लिया और फिर से कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं खुला। मैंने कई दिनों तक कोशिश की, लेकिन फिर मेरे मन में एक अच्छा आइडिया आया। क्या होगा अगर नर्स दरवाज़ा खोलती है और मैं इस बेड को दरवाजे पर ढकेल दूं? और मैंने यही किया। मैंने इंतजार किया। वह हफ्तों तक नहीं आई, लेकिन जब उसने वह दरवाज़ा खोला तो मैं तैयार था और मैंने बेड को धक्का दिया और दरवाजे पर फिसलकर नर्स को पटक दिया। और दरवाजे से टकराने के बाद ठीक पहले मैं बिस्तर से कूद गया और नीचे भागने लगा। जैसे ही मैं दौड़ा, मैंने अपने पीछे से एक जोर से चिल्लाने की चीख सुनी और मैं मुड़ा और देखने लगा कि क्या हुआ है। मैंने देखा कि उसके पर्पल कलर की खून बह रहा था जहां से मैंने उसे बेड से मारा था। वह एक सुस्त गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर गिरी हुई थी। मैं बिना रुके दौड़ता रहा और जैसे जैसे मैं हॉल से भागा, नर्सों ने मुझे छूने की कोशिश नहीं की। वो लोग बस चलती रही। जैसे जैसे मैं दौड़ता गया, दीवारें और कमरे लंबे होते जा रहे थे। जब मैं इन टूटे हुए कमरों के पास से भागा तो मैंने देखा कि ये चीज़ें दीवारों से बनती है और ये काफ़ी आक्रामक थे। जब मैं फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा तो अस्पताल व्यवहारिक रूप से ढह गया। इस फ्लोर पर नर्सें न केवल कमरों से आ रही थी, बल्कि हर जगह से आ रही थी। मैंने हॉलवे के नीचे भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बाहों को देखा, वो सब मुझे अपनी पंजों से नोच रही थी। लेकिन मैं इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि वो मुझे पकड़ नहीं पाई। मैं रिसेप्शन डेस्क और दरवाजों के माध्यम से भागा और जब मैंने इसके बाहर निकला तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हालांकि मुझे कोई परवाह नहीं था, क्योंकि मैं बिना रुके बस दौड़ा और दौड़ा और दौड़ता रहा। मैं इतनी दूर आ गया कि अस्पताल मुझसे दूर होने लगी। मैं खाली मैदान में बैठ गया और अंत में सो गया या मर गया। यह उन दोनों में से एक था। मैं अंततः उसी जगह पर जागा जहां मैं नहीं होना चाहता था। उसी अस्पताल में मैं पहली बार उठा था। किसी तरह मुझे पता था कि मैं घर पर नहीं था। मैंने अपनी दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था और कमरे के चारों ओर देखा। जब मैं यह कर रहा था तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति मेरे बेड के बगल में एक कुर्सी पर बैठा था। मैं अभी भी ठीक से नहीं देख सकता था। वो आदमी एक कैप, एक गंदा ब्लैक कोट और गंदे स्नीकर्स की एक जोड़ी पहन रखा था। मैं धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर देखा और मुझे यह जानने के लिए अपनी दृष्टि की आवश्यकता नहीं थी कि मेरे बगल में कौन बैठा है। ये एक डिलीवरी बॉय की खौफनाक कहानी है, जिसे सिर्फ एक सिंपल फूड डिलीवरी की तुलना में ज़्यादा क्रीपी सिचुएशन का सामना करना पड़ा। तो ये कहानी टॉम नाम के एक यंग डिलीवरी बॉय से शुरू होती है, जिसने हाल ही में एक पॉपुलर फूड डिलीवरी ऐप के लिए काम करना शुरू किया था। उसने अभी हाल ही में ये जॉब ज्वाइन किया था और उसे ये काम से बहुत ज़्यादा लगाव था, बिकॉज वो हमेशा से ही अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस रहता था और इसने अपने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने की सोची थी। टॉम ने कुछ एक्स्ट्रा कैश अर्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहता था। जब उसे किसी रिमोट लोकेशन का ऑर्डर मिला तो उसने बिना हेजिटेट किए झट से एक्सेप्ट कर लिया। तभी टॉम ने फटाफट से डिलीवरी बॉक्स लिया और निकल पड़ा डिलीवरी के लिए।
जैसे जैसे वो शहर की रिमोट लोकेशन वाले इलाकों में गाड़ी चलाता गया, उसे उस रास्ते में काफी क्रीपी जैसा लग रहा था। वो थोड़ा सा अनसेफ फील कर रहा था। वो रास्ता काफी अंधेरा लग रहा था और वो शहर के इस हिस्से में पहले कभी नहीं गया था। पर उसने अपने दिमाग से ये सारी डरावनी चीजों को निकाला और अपने जर्नी को कंटिन्यू करने में फोकस्ड किया। फाइनली वो कस्टमर के एड्रेस पर पहुंच गया। उसने पहुंचते ही देखा कि सामने एक बहुत बड़ा घर था। वो देखने में काफी क्रीपी जैसा भी लग रहा था। उसने जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर भी उसने इग्नोर किया और दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे की घंटी बजाई। तभी अंदर से एक औरत जवाब देती है और टॉम देख सकता था कि वो थोड़ी अजीब देख रही थी। घबराहट से उस औरत की आंखें इधर उधर घूमने लगी। उसने टॉम से खाना लेते समय और ऑर्डर को पे करते समय उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे ही टॉम जाने के लिए मुड़ा, उसने घर के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। टॉम को एक पल के लिए थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने उसे अनदेखा नहीं किया। तभी उसने अंदर जाने का डिसाइड किया। उसने सावधानी से आवाज़ का पीछा करते हुए घर के पीछे एक छोटे से कमरे में चला गया। वहाँ उसने एक यंग लड़की को देखा जिसे बांध कर रखा गया था। टॉम ने जल्दी से उसे खोल दिया और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की। वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और कई दिनों से उसे यहाँ किडनैप करके रखा गया था। टॉम जानता था कि उसे पुलिस को बुलाने की ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने फ़ोन तक पहुँच पाता, उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। उसने झट से लड़की को अलमारी के पीछे छुपा दिया। ये वही औरत की आवाज़ थी जिसने खाना का ऑर्डर किया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी चाकू थी। टॉम को बहुत देर के बाद ये रियलाइज्ड हुआ कि वो तो एक जंगल के एक घर में फंसा हुआ है। वो ये सोच ही रहा था कि उस लेडी ने टॉम पर अचानक से हमला कर दिया, लेकिन टॉम काफ़ी एक्टिव था। उसने झट से उसे चकमा देने में सफल रहा और लड़की के साथ कमरे से भाग गया। घर के रास्ते में उसे बहुत सारे सामान को पार करते हुए घर से बाहर निकला और वो लेडी ठीक उसके पीछे थी। घर से बाहर निकलते ही उसे याद आया कि उसने अपनी बाइक की चाबी किचन काउंटर पर छोड़ दी थी। वो जानता था कि बिना बाइक के हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। तभी उसने लड़की को घर के पीछे वाले जगह में छुपा दिया और वो चाबी लाने के लिए वापस किचन में भागा। जैसे ही टॉम किचन में पहुंचा, वो लेडी ने टॉम को पकड़ लिया और दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। टॉम ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन उस लेडी की ताकत के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। जैसे ही वो टॉम पर हावी होने वाली थी कि टॉम के फ़ोन कॉल की सूचना मिलने पर पुलिस घर में घुस गई और टॉम को उसकी चोटों के इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। टॉम की बहादुरी के लिए उसे सम्मानित किया गया, लेकिन वो जानता था कि उसने लड़की को घर के पीछे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। कुछ दिनों के बाद टॉम हॉस्पिटल में लड़की से मिलने गया। वो उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांग सका। वो जानता है कि उसने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा है। तो गाइस, बिना सुरक्षा के कभी भी रात में नहीं निकलना चाहिए, खासकर तब जब आप रात में अकेले काम कर रहे हो। और इसके साथ ही हमारी ये खौफनाक कहानी खत्म हो जाती है। तो अगली बार जब आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करें तो सतर्क रहे, बिकॉज यू नेवर नो कि आपके साथ कैसी घटना घट जाए।